नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दबंगई। कभी आसपास के गाँव में अपनी दबंगई से दहशत फैलाने वाले चेतराम के लड़के अपने परिवार के साथ गांव से दूर पहाड़ी के पास अपनी अलग बस्ती बनाकर रह रहे थे। उन 7 भाइयों में से 5 भाई जीवित थे। 2 भाइयों की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। चेतराम का निधन तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन चेतराम की पत्नी भागीरथी, जिनकी उम्र 95 वर्ष हो गई थी, अभी जीवित थी। आज भागीरथी की पोती की बेटी की शादी संपन्न हुई थी। बेटी की विदा करके सब लोग बैठे हुए थे। उनके पूरे परिवार में 150 सदस्य थे। कुछ खेती कर रहे थे, कुछ की दुकानें थीं, कुछ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे थे। कभी वे परिवार अपनी दबंगई के कारण आसपास के गाँव में खौफ का पर्याय बना हुआ था, मगर अब ऐसी कोई बात नहीं थी। अब सभी शांतिपूर्वक रह रहे थे। 20 वर्ष पूर्व सातों भाई रामनगर में रहते थे, जो इस बस्ती से 2 मील दूर कस्बानुमा गांव था। सबसे बड़ा भाई बाबूलाल बाबू दादा के नाम से मशहूर था। बाबू दादा सर्वगुण संपन्न था, दिमाग का भी तेज और दुस्साहसी था। वैसे उसके 6 भाई भी ऐसे ही थे। रामनगर में कोई बिना नहीं हो सकता था। उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सातों भाई आपस में मिलकर रहते थे। जो बाबू दादा ने कह दिया वो पत्थर की लकीर। बाबू दादा लाठी चलाने में बहुत कुशल था। उनका खुद का अखाड़ा था, जो उत्सवों के दौरान अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रुतबा कायम करता था। बाबू दादा को धार्मिक ज्ञान भी खूब था। वो लोगों के झगड़े का निपटारा भी करता था। अगर वे रामनगर में अशांति के कारण थे तो शांति भी उन्हीं के कारण कायम रहती थी। रामनगर का सबसे संपन्न, दबंग और शक्तिशाली परिवार था वो उनकी पंचायत थी। उनकी इच्छा के बिना कोई सरपंच नहीं बन सकता था। इतने दबदबे के बाद एक स्थिति वो आ गई जब उन सबका वहाँ जीना मुश्किल हो गया और उन्हें रामनगर छोड़कर नई बस्ती बनानी पड़ी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बाबू दादा ने गांव के विशाल चौक की आधी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया। वो चौक रामनगर की शान था। सारे उत्सव कार्यक्रम वहीं होते थे, ग्राम सभा भी वहीं होती, रामलीला के मैदान भी वो था तथा साप्ताहिक हाट भी वहाँ लगता था। इस नाजायज़ कब्जे से सभी सकते में आ गए। सबके मन में नाराज़गी थी। आखिर गांव के पटेल किशनलाल, जिनकी बहुत इज्जत थी, उन्होंने बाबू दादा से इस संबंध में बात कर चौक से अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया, पर बाबू दादा तो शक्ति के नशे में चूर था। उसने साफ इनकार कर दिया। किशनलाल जी तो उसे विनम्रता के साथ समझा रहे थे, पर वो झगड़े पर उतारू हो गया। उसने किशनलाल जी को थप्पड़ मार दिया। वे रामनगर वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि किशनलाल रामनगर के सर्वाधिक सज्जन, भले और सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सभी दिल से उनका सम्मान करते थे। हालांकि बाबू दादा भी रामनगर में सिर्फ उनकी बात मानता था तथा उनका आदर भी करता था, पर इस मामले में वह किशनलाल को थप्पड़ मार देगा, इसकी कल्पना तो किशनलाल जी ने भी सपने में नहीं की थी। किशनलाल जी ने तो इतने सज्जन थे कि थप्पड़ खाने के बाद भी बाबू दादा से प्रेम और स्नेह से बातें कर रहे थे, मगर रामनगर वालों को ये सहन नहीं हुआ। यह खबर आग की तरह पूरे रामनगर में फैल गई तथा तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। बाबू दादा के सारे भाई लाठी से लैस होकर आ गए। उस दिन रामनगर वालों में और बाबू दादा के भाइयों में जमकर लड़ चले। उनके बीच किशनलाल ही निहत्थे थे, जो बिना डरे सबको लड़ाई ख़त्म करने का आग्रह कर रहे थे। वैसे भी वे अजात शत्रु थे, इसलिए उनके मन में डर नहीं था। लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुई। भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें बाबू दादा और उनके भाइयों ने सबको मारपीट कर खदेड़ दिया। बाबू दादा ने चौक पर कब्जा कर पशु सेठ तो बना लिया, लेकिन पूरे रामनगर को अपना शत्रु बना लिया। किशनलाल जी को थप्पड़ मारना बाबू दादा की सबसे बड़ी भूल थी। रामनगर वालों ने सोच लिया था अब आमने सामने इनसे मुकाबला कर पाना संभव नहीं है, इसलिए छल कपट से काम लेना शुरू किया। सभी ने उनका बहिष्कार कर दिया तथा घात में रहने लगे कि किशनलाल जी को भनक भी नहीं लगने दी, और उन्होंने बाबू दादा को जान से मारने के लिए बाहर से हत्यारे बुलवा लिए।
वे घात में रहने लगे। बाबू दादा कभी खाली हाथ नहीं चलता था, लाठी हमेशा उसके पास रहती थी और 2-4 लोग भी उसके साथ हमेशा रहते थे। लेकिन हत्यारों को एक दिन मौका मिल ही गया। रात को 8 बजे जब बाबू दादा खाना खाने लगा तो बिना चिपड़ी रोटी देखकर उसने पत्नी से कहा, घी नहीं है क्या? तो बोली, आपने लाकर कहाँ दिया? मैं तो पहले ही भी कई बार आपसे कह चुकी हूँ। सुनकर बाबू दादा ने घी का बर्तन पत्नी से ले लिया और घी लाने अपनी बहन के घर पैदल ही चल दिया। भूख तेज लग रही थी, इसलिए डोलची को हाथ में लटका कर एक मुट्ठी मूंगफली जो वो घर से लेकर चला था उसे खाते हुए चला जा रहा था। इस समय बाबू दादा के हाथ में लाठी नहीं थी। एक जगह अंधेरा था, वहाँ हत्यारों ने उसे घेर लिया। बाबू दादा को संभलने का एक पल को भी मौका नहीं दिया। फरसा का एक बार इतनी तेज़ी से बाबू दादा के सर पर किया कि वो वहीं ढेर हो गया। बाद में और भी फरसे के वार बाबू दादा पर किए तथा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकले। बाबू दादा के वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। पुलिस आई और छानबीन करने लगी। तभी बाबू दादा के सारे भाई इस बात से दुखी थे कि मरते समय बाबू दादा एक लाठी भी अपने हत्यारे को नहीं मार पाया था। बाबू दादा के हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं जा सके थे कि दूसरा भाई जग्गू दादा को कोई अज्ञात वाहन रौंद कर चला गया। उसकी भी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद तो बाबू दादा के परिवार पर आफतों का पहाड़ी टूट पड़ा। खेत में खड़ी आग लग गई, घर में चोरी हो गई, 10 दुधारू में से 10 दुधारू गौ भैंस भी रेशमी बीमारी से मर गई। बाकी बचे 5 भाई बहुत परेशान हो गए। बाबू दादा और जग्गू दादा की मौत ने उनकी सारी दबंगई ख़त्म कर दी थी। हत्यारे पकड़ा तो गए लेकिन सबूत के अभाव में छूट गए। अब उन्हें रामनगर से उचाट हो गई थी। उन्होंने अपनी घर और सारी ज़मीन बेचकर रामनगर से 4 किलोमीटर दूर खेती की ज़मीन खरीद ली और रामनगर छोड़कर पहाड़ी के नीचे बस्ती बसा ली थी। उनके जाते ही चौक को अतिक्रमण से मुक्ति मिल गई थी। तब से ही उनकी दबंगई खत्म हो गई थी। इन गुजरे 20 वर्षों में उन 5 भाइयों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन गुजारा था। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि शांत होकर रहने में ही भलाई है।